नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो टॉपिक कल मैंने नया स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था मैग्नेट या चुंबक। तो आज हम उस चुंबक के बारे में कुछ बातें बताने के बाद मैंने ये कहा था कि दो तरह की चुंबक हैं, एक स्थायी चुंबक है, एक अस्थायी चुंबक है। ये बातें मैंने बता के कल टॉपिक को यहां पर छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, अब मैं नई सिरे से बात करता हूं। एक बार देख ले, वॉइस तो आ रही है ना? हाँ दोस्तों, अब मैं आपको चुंबक के बारे में कुछ बताने वाला हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है। और हमेशा के लिए याद रखना, सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है उनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से बात कर रहा हूं। ठीक है, ये भी बता दूं, आज से इवनिंग में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सब ध्यान रख लेना। केमिस्ट्री चालू होगी और इवनिंग में 5 बजे क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। 5 बजे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, देख लेंगे कितनी देर लेनी है, मगर आप केमिस्ट्री जुड़ी रहिए। 1.5-2 घंटे जो भी सेट करेगा वो करता रहेगा, टॉपिक के हिसाब से सेट करेंगे। 1.5 घंटे भी ले लेंगे, 2 घंटे भी ले लेंगे। ठीक है ना, याद रखना। अब मैं आपको बताता हूं चुंबक के बारे में। तो सबसे पहले मैंने चुंबक के बारे में कुछ बता दिया था आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको चुंबक के गुण बताता हूं। गुण मतलब कैरेक्टर क्या है, और वो ध्यान रख लेना। देखो, एक बात याद रख लेना, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में कभी कभी क्या हम टॉपिक के बारे में पढ़ना चालू कर देते हैं और छोटी छोटी चीजों में से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जो रेलवे में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात चुंबक के गुण के। चुंबक के बारे में आपको बहुत बातों के बारे में आपको भी पता है कि चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? आकर्षित। कहने का मतलब चुंबक क्या करती है, शॉर्ट में लिखेंगे इनको आप, क्योंकि ये बात आपको पता है। क्योंकि मुझे चुंबकीय पदार्थों को क्या करती है? आकर्षित करती है। क्लियर? सेकंड, ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, लेकिन चुंबकीय पदार्थों को अगर मैं बात करूं, किनारों पर आकर्षण क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन मध्य में क्या होता है? कम। आपने देखा भी होगा, कोई भी चुंबक लो या छड़ चुंबक लो ऐसी, तो उसको आप जमीन पर रगड़ते हो, ज्यादातर चीजें किस पे चिपकती है? किनारों पर। और मध्य में क्या होती है? कम चिपकती है। तो चुंबकीय पदार्थों का आकर्षण, सेकेंड, चुंबकीय पदार्थों का आकर्षण किनारों पर अधिक तथा मध्य में सबसे कम। क्लियर? नेक्स्ट बात ये भी पता है, ये बात आपको क्लियर रूप से पता है कि यदि कोई छड़ चुंबक है या चुंबक है, छड़ चुंबक का मतलब इस तरीके से कोई चुंबक हो, इस तरीके से। ठीक है, उसका एक ध्रुव अगर मैं बात करूं एन, एक क्या हो गया? एन, और एक क्या हो गया? रुको एक सेकेंड, ये कोई चुंबक है, इसका एक सिरा एन और एक क्या हो गया? एस। ये मान लो। तो मैंने कहा किसी भी चुंबक को आप, छड़ चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हो तो वो हमेशा कौन सी दिशा में रहती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो याद रख लेना, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है। कंप्लीट मेरी बात। ये वो बातें थी जो आपको पता थी, लेकिन बात फिर सुनना। आप सबको पता है चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या है? दक्षिणी ध्रुव। अगर किसी चुंबक को बीच में से काट दिया जाए, ये लो कोई चुंबक है, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये मैंने चुंबक को बीच में से काट दिया, क्या ये ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे? नहीं भाई। जैसे ही ये चुंबक 2 भागों में बटी तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब क्या हो गया? ये एन सिरा, ये एस, और ये एन, और ये क्या? एस। तो ये बात याद रख लेना कि चुंबक को कभी बीच में से काट दिया जाए तो उसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते। कहने का मतलब ध्रुवों का पुनः निर्माण उन अलग अलग पार्टों में हो जाता है। क्लियर? अगली बात सुनो, ये सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूं, अगर चुंबक की बात करूं
किसकी बात करूं? चुंबक को। अगर किसी चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश, ठीक है ना, कहने का मतलब सॉरी, अक्ष के लंबवत काट दिया जाए, जैसे अभी काटा। देखो सुनना, ये कोई चुंबक है, ये एक सिरा हो गया इसका N और एक क्या हो गया S, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। इस चुंबक को मैंने इस तरीके से काट दिया, ठीक है। तो इन चुंबक के जो ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता है, मैं शब्द लिख रहा हूं, पहले तो शब्द सुन लो, मैं अब क्या बोल रहा हूं, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होती है? तो ध्रुव प्रबलता को हम लिखते हैं M से। क्या मतलब होता है? चुंबक के ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ध्रुव प्रबलता कहते हैं। बात को सुनना, मैंने कहा चुंबक के ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे ध्रुव प्रबलता। क्या कहलाती है? ध्रुव प्रबलता। अब मेरी बात को सुनना, मैंने कहा कि किसी चुंबक को अगर लंबवत दो भागों में काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप बोलोगे उस स्थिति में ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। अब मैं एक बात को लिखता हूं, यदि, सुनना मेरी बात को, यदि चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत दो भागों में काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरी बात को सुनना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या मतलब है उसका? इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको दो भागों में बांटा, तो जैसे देखो ये ध्रुव प्रबलता, इसकी अगर मैं बात करूं, पेन यूज करता हूं मैं आपको, देखो इसकी ध्रुव प्रबलता इस सिरे की M और इसकी भी M। क्लियर? जैसे ही आपने चुंबक को दो भागों में काटा तो ये नई चुंबक आई, ये दो चुंबक बनी, तो इनके मैंने कहा ध्रुव तो चेंज हुए। ये लो, ये ध्रुव एक N हो गया, ये S हो गया, ये N हो गया, ये क्या हो गया S। उस स्थिति में इनकी ध्रुव प्रबलता में इसकी भी M, इसकी भी M, इसकी भी M ध्रुव प्रबलता, इसकी भी M। कहने का मतलब ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखो, अगर किसी, ये ही इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात याद रखना, एग्जाम में कभी ये पॉइंट आ सकता है, क्योंकि ये आपको पता है, आ भी जाए तो ये आपको सबको पता है। काम की बात ये आती है कि यदि चुंबक को उसकी अक्ष के लंबवत दो भागों में काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जितनी पहले थी ध्रुव प्रबलता उतनी ही रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर दोस्तों मैं एक बात करूं आपसे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मेरी बात को सुनो, कैसा? सुनना, अगर मैं चुंबक को, ये चुंबक है, एक सिरा मैंने कहा N और एक क्या है S, इस चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश, अक्ष के क्या अनुदिश दो भागों में बांट दिया जाए। मेरी फिर बात को सुनो, यदि किसी चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाए, अक्ष के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाए, तो देखो मेरी बात, ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं दोस्तों, इस बात को समझो थोड़ा सा, कि जब तुम, जैसे आज तुम चला, जिन लोगों की क्लास चल रही है कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों की कल एक साथ वो तुम्हारी भी किसी दिन क्लास नहीं चले,
तो तुम क्लास चलती समय मुझे फोन बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैंने आपसे ये पहले ही कह दिया है कि मेरा नंबर केवल आप मुझसे पढ़ाई की संबंधी बात करोगे, ये मेरा काम नहीं है कि कौन सी चीज चल रही है नहीं चल रही है। ये टेक्निकल टीम का काम है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर रूप से समझ लो, क्योंकि मैं आप क्लास, इसका एक रीजन भी है दोस्तों, अगर मैं क्लास ले रहा हूं और इस समय आपकी समस्या सुनने लगूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? आप मुझे बताइए, आपके पास किसी ना किसी की कोई ना कोई समस्या होगी, तो मैं समस्या सुनने के लिए, इन चीजों के लिए नहीं हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक पढ़ाने का काम है, ठीक है ना। तो बात को सुनो, यदि किसी चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाए, दो भागों में काट दिया जाए, सुन लो मेरी बात, जाए तो ध्रुव प्रबलता पहले की तुलना में आधी रह जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को सुन लेना, यहां ध्यान रख लो गौर करके। क्या रह जाती है? आधी। मतलब अगर मैं इसको अक्ष के अनुदिश दो भागों में काटता हूं तो इस स्थिति में ध्रुव प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दो बन गए, काटने के बाद इस तरीके की चुंबक बन गई, ये दो, ये बन गई, ये लो, ठीक है। ये दो चुंबक बनी, अक्ष के अनुदिश काटा, ये एक एन सिरा, ये एस सिरा, ये एन सिरा, ये एस। लेकिन पहले क्या था कि ये जो ध्रुव प्रबलता थी, इसकी भी एम थी और इसकी भी एम थी, वो अब क्या हो गई? इसकी मैं नीचे लिख देता हूं, इस या ऊपर इसके लिख देता हूं, m/2 इसकी हो गई, m/2 इसकी हो गई, और m/2 इसकी हो गई, और m/2 मतलब प्रत्येक सिरे की जो ध्रुव प्रबलता है वो पहले की तुलना में क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्लियर मेरी दोस्तों? याद रख लेना, अक्ष के लंबवत काटा जाए तो ध्रुव प्रबलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अनुदिश काट दिया जाए तो हमेशा याद रखना ध्रुव प्रबलता पहले की तुलना में क्या हो जाती है? आधी। क्लियर मेरी बात? अब मेरी बात सुनो, ये बातें मैं नहीं लिखवा रहा हूं आपको, ये सबको पता है कि समान ध्रुव चुंबक के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, सबको पता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे लिख रहा हूं, सुनना मेरी बात। पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। ये कोई चुंबक है, ठीक है, और ये चुंबक के दो ध्रुव है। ये एक ध्रुव हो गया जिसको बोला है एन, और एक ध्रुव होता है, इसको क्या बोल दिया? एस। अब मैं इसके बारे में, ध्रुवों के बारे में बात करूं। ध्रुव कहां होते हैं इससे चुंबक के ध्रुव? ये बिल्कुल सिरे पर नहीं होते, जो किनारे हैं सिरे उनसे थोड़े से आगे की ओर होते हैं। क्लियर? ध्यान रखने वाली बात है। अब क्या होता है, ये जो लंबाई है ना, यहां से यहां तक की एल होती है, और इन ध्रुवों की लंबाई की बात करूं, ये क्या होती है? तो ये जो लंबाई होती है ध्रुवों की, ये होती है स्मॉल एल, यहां से यहां तक, ये समझ लो आप। तो यहां से यहां तक की ये क्या हो गई? स्मॉल एल। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं आपसे तो ये एल क्या है? ये चुंबक की ज्यामितीय लंबाई है। कोई छड़ चुंबक है, उसकी ज्यामितीय लंबाई है, और ज्यामिति का मतलब आप बात करूं तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ। क्लियर? और स्मॉल एल क्या है? तो ये चुंबक की प्रभावी लंबाई है, जो ध्रुव से ध्रुव तक की लंबाई है, इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है? क्लियर? आपसे पूछा जाए कि पूरी चुंबक की जो संपूर्ण लंबाई है उसको तो एल बोलते हैं, ज्यामितीय लंबाई, जियोमेट्रिकल लेंथ। और अगर पूछा जाए कि ध्रुव से ध्रुव तक की लंबाई होती है, वो इफेक्टिव लेंथ होती है या प्रभावी लंबाई होती है। क्लियर? आप पूछोगे सर ये बात क्यों लिखवाई? अब मेरी याद रखना, यही बात होती है दोस्तों, हर एग्जाम के साथ कुछ ना कुछ नई चीज पूछी जाती है। अगर एक सवाल बना के देता हूं मैं आपको एग्जाम में, और आंसर मुझे आप दोगे, क्योंकि आपको पता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, आप वो स्टूडेंट हो जो सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है? अब मैंने एक सवाल पूछा, एक चुंबक, एक क्या चुंबक, वो छड़ चुंबक भी लिख सकता है, एक चुंबक जिसकी लंबाई, अब मैंने केवल लंबाई लिख रखा है तो इसका मतलब वो ज्यामितीय लंबाई बोल रहा है, बिल्कुल, लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्ञात करो। कितनी होगी बताओ आप मुझे।
एग्जाम में सवाल आ गया, तुम तो बिल्कुल एग्जाम देने के लिए बैठे थे, अब मुझे आंसर दे दो क्या होगी, जल्दी बोलो। आंसर दो, जल्दी बोलो। सबको गुड मॉर्निंग है भाई, सुन लिया मैंने, सबका गुड मॉर्निंग मान लिया। अब बस इतना सा कर लो कि अब मुझे आंसर दे दो। एक चुंबक जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्ञात करो मुझे, जल्दी से आंसर दो। 7.5 सेंटीमीटर। साढ़े सात, साढ़े सात, साढ़े सात। साढ़े सात है ना, सबका आंसर 7.5 है। एक ने लिखा लेस देन 15 से कम, ऐसे नहीं चलेगा, करेक्ट आंसर बताना होगा दोस्त, है ना। 15 से कम होगा सर, ये तो मुझे भी पता है, आपको बिल्कुल क्लियर। मैं तो कह रहा एक नया तरीके का सवाल आ गया, अब मुझे आप आंसर दो, ठीक है। चलो, किसी को नहीं पता, ये बात सही है, आज किसी ने भी, एक भी बंदे ने, सिंगल बंदे ने भी आंसर नहीं दिया। अब मैं आपको बात करता हूं कैसे। एक 13 पर पहुंचा है, मगर एग्जैक्ट आंसर नहीं है दोस्तों, वो हमेशा याद रखो। मैं एक सवाल, एक फॉर्मूला बताता हूं कि कभी भी तुमको चुंबक की प्रभावी लंबाई याद करनी हो, या ऐसा हो सकता है कि प्रभावी लंबाई दे दे और पूरी चुंबक की लंबाई, ज्यामितीय लंबाई पूछ ले, तो क्या करोगे। तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, इसका तरीका होता है कि L/L बराबर 5/6, ये याद रख लेना फॉर्मूला। तो आप अपने आप निकाल दोगे, कभी भी चुंबक की या तो तुमसे प्रभावी लंबाई पूछेगा या ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय लंबाई पूछी जाएगी। मैंने क्या बोला, स्मॉल L/L, आपको कल अभी बता दिया था मैंने कि L क्या है, ये प्रभावी लंबाई है, स्मॉल L। क्लियर, L क्या है मैंने बता दिया था कि ये ज्यामितीय लंबाई है। क्लियर, और मैंने कह दिया था कि इन दोनों बराबर 5/6 करोगे तो आप क्या कर दोगे, किसी भी चुंबक की प्रभावी ज्यामिति। देख लो आप, स्मॉल L निकालना है और L दे रखा है, तो स्मॉल L/L कितना दे रखा है, 15, बराबर क्या करोगे, 5/6 कर दोगे सब। आगे सुनो, आपको तो L निकालना, स्मॉल L, तो क्या करोगे, 15 × 5/6 नहीं करोगे, करोगे, बिल्कुल करोगे। अगर मैं बात करूं कितना हो गया, ये 75 हो गया मेरे हिसाब से। क्लियर, तो अगर मैं बात करूं 12.5 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया, देख लो आप, 12.5 सेंटीमीटर आ गया, बिल्कुल सबका आया कि नहीं आया। तो कुछ नई चीज मिली आज पढ़ने को, बिल्कुल मिली। सवाल कोई बड़ा था, बिल्कुल नहीं था, इसका मतलब एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकता है। तो कभी भी तुमसे चुंबक की प्रभावी लंबाई पूछे या ज्यामितीय लंबाई पूछे, तो आप तो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी थी, न्यूमेरिकल करने में टाइम नहीं था, एग्जाम में वो ही न्यूमेरिकल आएगा जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड के अंदर सवाल होगा। मैं आपसे बता रहा हूं, कोई आपको पेज भर के सवाल कोई नहीं देगा, आपको पता है साइड में जितनी जगह होती है उसी में से करना, लेकिन बस कितना सा है, क्योंकि वो इतना करेगा, कोई ना कोई बेस पर होगा। तो यहां ये फॉर्मूला याद रख लेना, आप सवाल कर दोगे। क्लियर दोस्तों, आगे आ जाओ। एक नेक्स्ट पॉइंट, तो ये मैंने आपको कुछ चुंबक के गुण बताए, कुछ नई बातें बताई, और इस सवाल के लिए मैंने ये 2-3 बातें आपको बता दी थी जो आपको एग्जाम में पता होनी चाहिए। अब मैं नए सिरे से बात करता हूं दोस्तों, एक पॉइंट लेता हूं, और एक क्या लेता हूं मैं आपको, एक होती है चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्या लिखता हूं, तो एक फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, और वो क्या है, पहले एक चीज समझाता हूं आपको, और वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, आप रेलवे की या किसी भी एग्जाम की, हजारों एग्जाम में देख सकते हो जिनके अंदर आप 2 बातों के बारे में बहुत पूछे गए या मात्रक पूछे गए, 2 चीजों के, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक चुंबकीय फ्लक्स। एनसीईआरटी की बुक में, कोई सी भी बुक जो चलती है जिसमें चुंबक है, उसमें बार बार ये चीजों को बताया जाता है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैं बताऊं आपको, तो एक बात बताता हूं, सुनना मेरी बात। एक वैज्ञानिक था, आपको ध्यान हो तो मैंने जिसका नाम लिखा था पहले भी आपको, जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। था कि नहीं था, बिल्कुल था।
आपको पता है इसी ने क्या नाम दिया था, चुंबक नाम दिया था। इस वैज्ञानिक ने कहा कि यदि कोई क्षण चुंबक है, ये रही भाई क्षण चुंबक, एक सिरा क्या हो गया एन और एक क्या होता है एस, इस क्षण चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। अरे क्या उत्पन्न होता है, क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उसने कहा इस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना। इस विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। या मैं अब इसकी परिभाषा मैं बताऊं मेरे हिसाब से, तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें दिक् सूचक सुई, कौन सी सुई, दिक् सूचक, देखो ऐसे लिख दिया मैंने। दिक् सूचक क्या होता है, जो कंपास बॉक्स की सुई आती है, आपको ध्यान रखो इस तरीके से, जिसका आपको पता है एक सिरा एन होता है, एक क्या होता है एस, इस तरीके से होती है। इसको अगर इस क्षेत्र में ले जा जाए तो ये कोई ना कोई दिशा बताती है। क्या बताती है, दिशा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। विक्षेप मतलब डिस्टरबेंस होगा इस सुई के अंदर। तो मेरी बात को यही सुनना कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें दिक् सूचक सुई को लाने पर उसमें विक्षेप या विक्षोभ उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर मेरी बात, कोई नहीं पूछने वाला आपसे परिभाषा। आप शॉर्ट में भी याद रख सकते थे कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, कोई भी चुंबक है वो अपने चारों ओर तो क्षेत्र बनाएगी। आपने देखा होगा कि कोई चुंबक है, उसके चुंबक आपसे टच नहीं हुई, उससे पहले भी चुंबक अपनी ओर चीजों को आकर्षित करने की कोशिश, कहने के उस चुंबक के चारों ओर कोई ना कोई क्या है, क्षेत्र। तो मैंने यही कहा, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें दिक् सूचक सुई को लाने पर उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है या विक्षोभ उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब मेरी इस बात को सुन लो, मैं एक बार परिभाषा लिखता हूं, है ना। परिभाषा क्या बोला, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें दिक् सूचक सुई या मैग्नेटिक सुई बोल सकते हैं, दिक् सूचक सुई को लाने पर उसमें विक्षेप आता है, विक्षेप मतलब डिस्टरबेंस, उसमें विक्षेप आता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कंप्लीट मेरी बात, तो मेरी बात को याद रखना। मैंने कहा किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें दिक् सूचक सुई को लाने पर उसमें विक्षेप आता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र। अब मेरी काम की बात सुनना। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो इस चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, और कभी भी पूछा जाए V क्या होता है तो आप बोलोगे V बराबर होता है फाई अपॉन ए। फॉर्मूला याद रखना 100%, कोई सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में, आप 100% ले लेना आप, ठीक है। कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे, केवल आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा कभी एग्जाम में। वैसे मात्रक ही पूछा जाएगा, लेकिन 2-4 बातें मैं काम की बता रहा हूं वो याद रख लेना। मैंने कहा कि कभी भी पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है फाई अपॉन ए। मैं क्लियर लिख दूं, V क्या है यहां पर, तो आप बोलोगे V यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर, ये क्या है। अब देखो इसका निशान नहीं जानते, ये तो तुमको पता था B, इसको क्या बोलते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फाई है, ये इसको फाई बोलते हैं। और फाई ये किसको प्रदर्शित करता है, तो आप बोलोगे ये प्रदर्शित करता है चुंबकीय फ्लक्स को। आगे आएगा, इसी को पढ़ाऊंगा मैं, एग्जाम में बहुत पूछेगा, ठीक है। और ए क्या है, तो आप बोलोगे ए यहां पर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है मेरी बात। अब मेरी बात को सुनना। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आप बोलोगे V बराबर होता है फाई अपॉन ए। क्लियर। अगली बात सुनो, अगर पूछा जाए आपसे कि इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, अरे क्या होता है, मात्रक। क्लियर। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, आंसर आप देना, ठीक है। आंसर मुझे आप ही दोगे क्या होता है। क्या पहला ऑप्शन दे दिया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैंने दे दिया टेस्ला। क्लियर। दूसरा मैंने आपको आंसर दे दिया गॉस। तीसरा मैंने इसका आंसर आपको दे दिया न्यूटन बटे एम्पियर इंटू, हिंदी में लिख दूं क्या, चलो न्यूटन बटे
एम्पियर इंटू मीटर। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं आप कितनी चीजें गलती कर सकते हो आप, है ना। चौथा मैंने बोल दिया उपर्युक्त सभी। क्लियर। मुझे आंसर दो, चुंबक क्षेत्र का मात्रक इन चारों में से कौन सा होगा, जल्दी आंसर दो। हाँ, संदीप मीना ए ए ए ए, ठीक है। सरिता मीना गॉस, और मुकेश पटेल ने लिखा है गॉस। सरिता मीना टेस्ला, मनीष ए ए, विक्रांत कुमार ने लिखा है ऑल, मनराज ने लिखा है ए और सी, ए और सी, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी। लोकेंद्र अग्रवाल ने फिर डी लिखा है कुछ लोगों ने, डी डी ऑल ऑल। अब डी डी पे चल रहे हैं सब, वेरी गुड। कोई ए पे चल रहा है, कोई डी पे चल रहा है, अब ए पे आ गई दोबारा। चलो ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। मैं यही बता रहा हूं कि ये बात आप दिमाग में रखना कि आपको एग्जाम में गलती कराने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। वो कहीं से भी गायब करता है। इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा ऑल ही जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों की तीनों चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। अब एग्जाम पे आ जाओ, ठीक है। मैं आप जैसे बात करता हूं वैसे सुनना। अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं और तुमसे मात्रक पूछा जाए तो दो तरह की पद्धतियां होती हैं, एक होती है एमकेएस पद्धति और एक पद्धति होती है सीजीएस पद्धति। क्लियर है मेरी बात को सुनना। पहले दो पद्धतियां बोल रहा हूं, एक क्या बोल रहा हूं एमकेएस पद्धति और एक क्या बोल रहा हूं, तो एक बोल रहा हूं सीजीएस। क्या मतलब होता है सुन लो पहले। देखो मैंने क्या बोला, एक होती है एमकेएस और एक होती है सीजीएस। इसका मतलब क्या है, एमकेएस मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। कहने का मतलब यूनिट जो मापी जाती है वो दो पद्धति में होती है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस पद्धति में होगी या किस में होगी, सीजीएस पद्धति में। तो एमकेएस का मतलब आपको लेंथ मीटर में लिखनी है, किलोग्राम में क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है, और समय किस में रखोगे, सेकंड। अगर इसी चीज को सीजीएस पद्धति में ये मात्र कन्वर्ट करना होगा तो अब मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर। किलोग्राम किस में हो गया, ग्राम में, और एस किस में हो गया, सेकंड, सेकंड में रहेगा। वैसे एक एफपीएस भी होती है, फुट पाउंड सेकंड, लेकिन इसको यूज नहीं लेते, ठीक है ना। हम दो को यूज लेते हैं। क्लियर। आगे और भी आएंगे एमकेएस सीजीएस के मात्रक के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। तो आपको एक बात पता चल गया कि एमकेएस में बड़ा होता है और सीजीएस में उससे छोटा मात्रक होता है, उसको छोटे में लिखा गया। अब काम की बात आ जाऊं। अगर पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्लियर है, कौन सा होता है, टेस्ला। टेस्ला कहीं और भी आया था, मुझे ये बताओ जल्दी से बोलो। क्या तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही थी? टेस्ला कहां आया था, जल्दी दो आंसर कोई मुझे। टेस्ला कहां आया था मुझे? टेस्ला कहां आया था मुझे बताना। क्या चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई में, ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ जल्दी बोलो, टेस्ला कहां सुना था आपने? इससे पहले कहीं टेस्ला आया था क्या? जल्दी बोलो आंसर, किसी का अभी तक नहीं आया मेरे पास। किसी एक भी बंदे का, हाँ एसी, एसी में, हाँ बिल्कुल कपिल सोनी ने तुरंत आंसर दिया है। हाँ एसी, ठीक है, सबका सबको पता है क्योंकि मैंने बताया था एसी करंट किसकी देन है, तो मैंने कहा एसी करंट किसकी देन है, तो एसी करंट जो देन है वो टेस्ला वैज्ञानिक की है। और अगर पूछे चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे सीजीएस पद्धति में गॉस बोलो, या दोस्त कंफ्यूज मत हुआ करो, या गाउस बोलो, बात एक ही है। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी थोड़ी बात को सुनना। अब ऐसा नहीं करोगे जैसे कुछ लोगों ने टेस्ला लिखा, किसने गाउस लिखा, नहीं दोस्तों। पहले तो ये देखो, अगर तुमसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है एमकेएस पद्धति में पूछे तो आप क्या बोलोगे, टेस्ला। चाहे गॉस हो तो भी टेस्ला ही बोलोगे। अगर तुमसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति मात्रक है तो आप बोलोगे गॉस या गाउस होता है। क्लियर। हाँ, इस टेस्ला क्या है, या टेस्ला वैज्ञानिक का नाम है। क्या नाम है, वैज्ञानिक। उसने क्या किया, टेस्ला ने जो मात्रक था उसको अपने नाम पर दे दिया। तो इस टेस्ला का मतलब क्या होता है, तो इस टेस्ला है ना, इसी का मतलब क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एन क्या है, न्यूटन, ए क्या है, एम्पियर, इंटू एम क्या है, मीटर। तो कभी भी पूछा जाए, ऐसा हो जाए दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये मत सोचना कि कैसे आया, इसके बताने के लिए वैसे मैं आपको बता भी दूंगा कहां से आया क्या नहीं आया, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कैसे कौन सी जगह से आता है ये, लेकिन अभी आप इतना याद रखना एम। तो आप क्या करोगे, दिमाग में बैठा लो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। एक टेस्ला भी होता है एमकेएस में, सीजीएस में गॉस होता है, और टेस्ला का मतलब क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। क्लियर। अब देखो क्या होता है दोस्तों, तीसरे तरीके क्वेश्चन पूछने का। जैसे मैंने पूछा
तीनों दे दिए तो आपने कहा उपरोक्त सभी है तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक। तुमसे ऐसे भी कह सकता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है एम्पियर, बोल्ट, गॉस और एक लिख दे आपको कोई जूल लिख दे। चलो आप इस स्थिति में क्या दोगे? अब वो एमकेएस सीजीएस की बात नहीं कर रहा, आप तो पूछ रहा है इन चारों में कौन सा जाएगा? गॉस, क्योंकि चाहे सीजीएस पद्धति में है तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। यह ध्यान रखना कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए। एक आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है, तो क्लियर याद रखना सदिश राशि है। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब फॉर्मूला लिखा है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई मान आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र में जो क्षेत्र बना है उसमें क्या चल रही है? बल रेखाएं चल रही है, तो उनकी दिशा भी होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। मैं बताऊंगा कौन सी क्या होती है। तो इसका मतलब परिमाण भी होता है और क्या होती है? दिशा का भी ज्ञान होता है। तो कभी भी पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मात्रक है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपसे एग्जाम में दोनों बार की एलडीसी में पूछे गए, रेलवे के हजारों पेपरों में आप उठा के देख लेना पुराने, उनमें बहुत बार पूछे गए, जो आपको पता होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, हुआ क्या दोस्तों कि ये जो विलियम गिलबर्ट वैज्ञानिक था, इसने ये कह दिया था कोई भी क्षण चुंबक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बात ये आई कि और भी कोई तरीका है क्या? कोई तरीका ऐसा है क्या कि जिसमें कोई भी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है? भाई चुंबक नहीं है अब की बार हमारे पास, इसलिए तो कहा कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब ये कोई एक वैज्ञानिक आया, उसने कहा कि और भी कोई तरीका ऐसा है क्या कि किसी भी चीज के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए? तो उसने कहा एक तरीका और है, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मैं नोट डाल के बताता हूं इस बात को सुनना। उस वैज्ञानिक का नाम था, आपने खूब सुना होगा, उस वैज्ञानिक का नाम था ऑस्ट्रेड। एग्जाम में इस वैज्ञानिक का नाम बहुत पूछता है, याद रखना, ऑस्ट्रेड। इसने यह कहा था कि यह कोई चालक तार है, तार मतलब वायर, और इसमें मैंने करंट प्रवाहित कर दी। ये प्रवाहित कर दी करंट, क्या प्रवाहित कर दी? करंट, क्या? आई। अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस वैज्ञानिक ने कहा उस स्थिति में भी चालक तार के चारों ओर अगर पूछा जाए, उसने कहा कि इस चालक तार के चारों ओर, ऐसे बना देता हूं, उसने कहा इस चालक तार के चारों ओर भी क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये जो उत्पन्न होता है ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? बी। क्लियर मेरी बात? और क्या बोला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर भी क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे ही धारा उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसलिए एग्जाम में दो क्वेश्चन बनते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसको किसने दिया? ज्यादातर वैज्ञानिक का नाम पूछेगा तो इसको दिया था ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया? ऑस्ट्रेड। तो मैंने कहा अब सुन लो, अब मैं बोलता हूं पॉइंट क्या था, हेडिंग मैंने क्या डाली? विद्युत धारा का, परिभाषा याद रखनी है इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको दोबारा हेडिंग को, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इसका? मैंने क्या बोला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसे विद्युत धारा का
चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। पूरी लाइन को लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में आपको लाइन देके पूछा जा सकता है। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं, तो आप बोलोगे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अगली बात, अगर पूछा जाए, मैंने ये बात कह दिया, इस प्रभाव को किसने समझाया, तो इस प्रभाव को ऑस्ट्रेड, वैज्ञानिक का नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने समझाया। वैज्ञानिक ने, कोई गलती तो नहीं करोगे, बिल्कुल याद रखो, साथ में याद करते चलो दोस्तों, ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने समझाया। क्लियर है। तो कभी पूछेगा एग्जाम में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने समझाया, तो आप क्या बोलोगे, ऑस्ट्रेड। और ये बात, मेरी बात को क्लियर रूप से याद रख लेना कि ये कोई चालक तार है, अगर उसमें आप आई धारा प्रवाहित करते हो तो उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है दोस्तों। अगली बात सुनो, तो ये तो था चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद एक पॉइंट आता है जो मैं फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, और वो आता है चुंबकीय फ्लक्स। साथ में ही दोस्तों याद करते चलो, चुंबकीय फ्लक्स। काम की बातें याद रखो, चीज को समझो, काम की बात अपने आप याद रह जाएगी। अगर मैं बात करूं तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है यह भी याद रखना, बहुत पूछेगा। कोई भी किसी भी एकांक पृष्ठ से, यह कोई पृष्ठ है, इस एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली, पृष्ठ मतलब ए, इस एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये संख्या क्या है, बी। मैंने फिर बोला, किसी एकांक पृष्ठ या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ये मान लो ये कोई पृष्ठ है जो मैंने आपको बना रखा है, इसका कोई ना कोई एरिया होगा, क्षेत्रफल, इससे क्या गुजर रही है, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, तो उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मेरी बात को फिर सुनना, मैंने क्या बोला कि किसी एकांक पृष्ठ से, एकांक मतलब जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, एक तरह से किसी एकांक पृष्ठ से, यह परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां मैं परिभाषा बोलता हूं ना वहां इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ लेता है। किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय, किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है मेरी बात। अब मेरी बात सुनो, आप सबको अभी मैंने बोला था कि इस चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं, तो आप सबको पता है कि इस चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई से। फाई बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे फाई बराबर होता है बी डॉट ए, बी ए होता है। कैसे होता है, इधर देख लो, जब v बराबर फाई अपॉन ए है तो मुझे फाई निकालना होगा, तो मैं फाई निकालूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा दोस्तों, फाई बराबर बी ए होता है। सबको पता है फाई फ्लक्स है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और ए क्या है क्षेत्रफल है। अब यहां भी काम की बात सुनो, अगर तुमसे इस पूछा जाए कि फ्लक्स का मात्रक, कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप दोस्तों सबको पता है, यहां भी मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, एक बोल रहा हूं एमकेएस पद्धति में और एक बोल रहा हूं सीजीएस पद्धति में। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक आप बोलोगे वेबर होता है। क्लियर। लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक पूछा जाए तो आप बोलोगे इसका मात्रक क्या होता है, तो आपने बहुत नाम सुना होगा एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी का, मैक्सवेल होता है। क्लियर। सुन लो मेरी बात, अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे वेबर होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछे जाए तो आप क्या बोलोगे, इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल। अब मेरी बात को सुनना, इधर आ जाओ, संबंध जोड़ो। देखो, मैंने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक आपको टेस्ला बता दिया, क्लियर, एक न्यूटन बटे एम्पियर मीटर बता दिया खुल के। एक मुझे बताओ, एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यह भी नहीं हो सकता क्या, एमकेएस में ऊपर लिख दूं मैं आपको,
फ्लक्स का मात्रक अभी क्या था, वेबर, मैंने बताया, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह मात्रक भी नहीं हो सकता, हो सकता है। अब मैंने चौथा भी बता दिया, बात को सुनना। अब मैंने इससे बनाया, फ्लक्स क्या है, वेबर, क्षेत्रफल का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक क्या हो गए, टेस्ला भी हो गया, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर भी हो गया, वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी हो गया एमकेएस में, और सीजीएस में पूछे तो क्या हो गया, गॉस हो गया। तीन तीन चार चार मात्रक आपको बताए हैं, एमकेएस, वेब। हां, अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं ये कहूं, कभी ये सुनना, मैंने कहा एम के, एक बार चुंबकीय क्षेत्र में भी ये बात याद रख लेना, टेस्ला और ये क्या है, गॉस। आप मुझसे कभी ये ध्यान नहीं रहा, मैंने बताया भी नहीं आपको। अब मुझे एक बात आप मुझे बताना दोस्तों, अगर तुमसे पूछा जाए कि टेस्ला और गॉस में संबंध क्या है, एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्रक है, इनमें संबंध क्या है आपसे, तो हमेशा याद रखना, कभी भी तुमसे पूछा जाए कि एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। गॉस बोलो या गाउस बोलो, बिल्कुल रट लेना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मात्रक बहुत पूछे जा चुके हैं। अब आपसे संबंध पूछ सकता है कि एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, तो एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। अच्छा पेपर आएगा फिजिक्स, ऐसा नहीं आएगा चलता फिरता पेपर, तुम सोचो काम चल जाएगा। ये दिल्ली पुलिस वगैरह वाले पेपर नहीं आएंगे जो ऐसे ही चलते फिरते ही मिल जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। कोई बड़ा पेपर नहीं था वो, क्वेश्चन ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, इनके अंदर आएंगे। सीधे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना सीधा मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में पेपर का इतना स्टैंडर्ड डाउन जाएगा। पेपर ही आएगा जिसमें मजा आएगा, और पेपर फायदा भी तभी मिलेगा पढ़ने का जो पढ़ाया है, जब पेपर अच्छा आएगा। ध्यान रख लेना, सीधा आया तो उल्टा तुमको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, मजा नहीं होता। जब सीधा पेपर आता है, जब गधे घोड़े सब एक हो जाते हैं, और जब अच्छा पेपर आता है तब उसमें छटनी होती है, कौन गधा है कौन घोड़ा है। समझ में आ रही है क्या, ध्यान रख लो। तो कभी भी पूछा जाए एक टेस्ला बराबर कितने होते हैं, 10 की पावर 4। ठीक है, एक इधर आ जाओ। तो यहां मैंने क्या बोला कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एमकेएस में क्या है, वेबर, सीजीएस में पूछे तो मैक्सवेल, और आपसे पूछे इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप संबंध याद रखोगे कि एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। रट लो, ये आप रटने ही पड़ेंगे दोस्तों, आप दिमाग मत लगाना। कभी पूछे कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो 10 की पावर 8। अब एक बात तो बताता हूं, एक तुम कभी कभी इस बात को बहुत बार गलती करते हो, तुमको मात्रक पता भी, संबंध भी पता होता है, लेकिन कभी कभी घुमा के उल्टा सीधा पूछ ले। देखो, अगर मैं कहूं एक वेबर में कितने मैक्सवेल हैं, तो आप बोलोगे 10 की पावर 8। और कभी तुमसे उल्टा पूछ ले, एक मैक्सवेल में कितने वेबर होते हैं, 10 की पावर -8। अरे ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, होगा। तो तुम इतना उसको गलती क्यों करते हो। हाँ, ये ध्यान रखना होता है क्या पूछ रहा है। एक वेबर में मैक्सवेल पूछे 10 की पावर 8, एक टेस्ला में गॉस पूछे 10 की पावर 4, लेकिन एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं। तो ये तो ध्यान रखा करो। कभी कभी यहां तो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी न्यूटन वगैरह इनमें पूछ लेता है, और फिर आप गलती, पता ही नहीं सर आपने तो एक न्यूटन में इतना डाइन बताया था, ये तो पता है। तो आप देखो दोस्तों, इधर उधर करना। एक वेबर में 10 की पावर 8 है, इसको इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, -8 का। यही तो ध्यान रखने वाली बात है। तो छोटी छोटी चीजों को याद रखा करो, और आपको कम से कम इसके बारे में, ठीक है ना, तो ये बराबर आपको पता होना चाहिए। अब इस देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वेबर बराबर टेस्ला इनटू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्लियर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला है और इसका क्या है, मीटर स्क्वायर। तो जब खोल के वहां बात कर ली, तो यहां इसको बात करने की जरूरत नहीं है। आप इन तीन मात्रकों को इस तरीके से याद रख लेना। तो एक वेबर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ठीक है, अगली बात सुनो। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूं, एक ये भी याद रखोगे, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, और वो है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स रेस। अगर मैं बात करूं इनके क्या है, बल क्या है या करेक्टर क्या है, तो वो याद रख लेना। अगर करेक्टर की बताने लगूं तो कोई रटना नहीं है। आप मुझे, मैं एक डायग्राम इधर बना के, ये बना दिया मैंने, ये कोई छड़ चुंबक है, सबको पता है। ये एक सिरा हो गया N और एक हो गया S। बल रेखा क्या है, ये चुंबकीय बल रेखा है। आप सबको पता है कि चुंबक के बाहर चलती हैं N से S की ओर, ये चल रही है। क्लियर। तो कभी भी पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं
चुंबक के बाहर किधर चलती हैं, तो आप बोलोगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। लेकिन चुंबक के अंदर पूछे ना मेरे दोस्त, तो हमेशा याद रख लेना चुंबक के अंदर किधर चलती हैं, तो आप बोलोगे चुंबक के अंदर चलती है ना, वो चलती हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, साउथ टू नॉर्थ। तो कभी भी याद रखना चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर पूछे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर पूछे तो क्या बोलोगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो शॉर्ट में लिख दूं पहला क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के बाहर, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं किधर चलती है, तो आप बोलोगे एन से एस की ओर, मतलब नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव। अगर पूछे चुंबक के अंदर, दूसरा पॉइंट, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं चुंबक के अंदर पूछे, तब आप बोलोगे किधर चलती हैं, साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। सबको पता होगा, नहीं भी पता हो तो याद रख लेना। अगली बात सुनो, तीसरी बात यह भी याद रखने का, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी किसी भी सूरत में एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर? कैसे? मैं इसको थोड़ा डायग्राम को नीचे बना दूं, आपको ध्यान रख लेना। देखो ये देखो, ये एन हो गया, ये एस हो गया, ये चुंबकीय बल रेखाएं चल रही है। ठीक है, आप बनाते जाओ, बनती चली जाएंगी, और बनाओ बनती चली जाएंगी, और बनाओ बनती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई चुंबकीय बल रेखा बीच में से आके काट के आ जाए, नहीं। वैसे 12th क्लास की बुक में, 12th क्लास में कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स का किया होगा, जिनके पास साइंस होगी। एक चुंबक मिलती है, ठीक है, एक पेपर मिलता है और एक आपको सुई मिलती है, वो दिक्सूचक सुई बोलते हैं, और उसको रखते जाते हैं, वो दिशा बताती जाती है, तो इस तरीके की लकीरें बनती जाती हैं। ठीक है ना, और वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आप कितनी भी बनाते जाओ, लाखों की संख्या में बनाते जाओ, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, काटती नहीं है, तो मैंने कहा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात को सुनो, एक बात याद रख लेना कि चुंबक के जो सिरे हैं, ये लो पेन चेंज करता हूं, ये सिरे हैं, ये सिरे, चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बात को समझो, मेरी बात को समझो। आपने, अगर मैं बात करूं और आपको ध्यान हो, तो अभी मैंने ये बात पहले भी कह दी थी कि किनारों पर ज्यादा चीजें चिपकती हैं और मध्य में कम। क्यों? देखो सुनो, आप ये बल रेखाएं बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो आपने एक चीज देखी होगी, आपने चाहे 50 बल रेखा बनाई, तो आप बनाते चले जाओगे तो ये यहां से बीच में से दूर हटती चली जाएंगी। लेकिन सब जितनी भी बल रेखाएं सब आकर तो यही मिलेंगी, इस जगह आकर मिल रही है कि नहीं मिल रही, और दूर क्या हो रही है, मध्य से दूर होती जा रही है। तो जहां बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और जहां दूर दूर होती है, वहां सबसे दूर दूर कहां रहेंगी, मध्य में, इसलिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। तो क्या बोलोगे मेरे दोस्तों आप कि चुंबकीय क्षेत्र का मान सिरों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है? सुन लो, चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबक के सिरों पर सर्वाधिक तथा मध्य में सबसे कम, ठीक है, कम होता है। अब क्या होता है दोस्तों, दो तरीके हैं, एक तो रटते हैं बिना सोचे समझे, और दूसरा तरीका क्या याद किया, कुछ नहीं करना था अपन को, हमको तो एक बात पता चल गई, उनको ध्यान रखना था कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर एन से एस चल रही है, अंदर एस से एन चल रही है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक और मध्य में पूछे तो कम होता है। क्यों सर्वाधिक होता है सिरों पर? क्योंकि चुंबकीय, ये दिमाग में खोल के याद रखना इस बात को। एग्जाम में पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था, कहां पूछा गया था मैं बताऊंगा कैसे पूछा गया था, यह बात याद रख लो। अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक है तो समझ लेना कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, पास पास, और कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर कम है तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां है, दूर दूर है।
और अगर किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान है, एक जैसा है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब याद रख लेना कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे की क्या है, समांतर है। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो ये बातें सोचा करो, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप दोस्तों क्या याद रखोगे, आप सर लिखने का टाइम दिया करो, थोड़ा जल्दी लिखो आप, है ना। अब टाइम इतना मत मांगो, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लिखा करो, जल्दी लिखो, चलो साथ में लिखो, जल्दी करो कंप्लीट। मैं पीडीएफ वैसे आज भिजवा दूंगा आपको, है ना, आज से भिजवा दूंगा आपको दोबारा, है ना, कल की भी और आज की भी। ये क्वेश्चन मत पूछो कि एनटीपीसी में साइंस के कितने क्वेश्चन आए, कोई पता नहीं भैया, एग्जाम वाले हैं, कोई पता नहीं है इनका। इनका तो दिमाग से इनकी जो इच्छा हो जाए, जितने आ जाए। कम से कम मुझसे पूछा जाए, मरे से मरे 10 से 15 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। आने को 20 भी आ सकते हैं, मगर 10 से 15 क्वेश्चन तो साइंस के किसी भी सूरत में एनटीपीसी में आने चाहिए। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आएंगे, ग्रुप डी में कम से कम 20 से ऊपर जाएंगे क्वेश्चन। कंप्लीट करो जल्दी थोड़ा सा। हाँ मेरी बात, अब आ जाओ दोस्तों काम की बात पे। ये मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र, एक मैंने बोला चुंबकीय फ्लक्स बोला, एक चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बोले, एक मैंने बोला, मैं लिखवा दूं, आपके तो नहीं है वैसे एनसीईआरटी में, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है, और वो मैं इसलिए भी लिखवा रहा हूं कि तुम कभी कभी बहुत बड़ा दिमाग भी लगा देते हो और गलती कर देते हो। मैं एक बल लिख रहा हूं जिसका नाम है लॉरेंज बल। कौन सा बल है? लॉरेंज बल। आपसे पूछेगा इन सा लॉरेंज बल का समीकरण है। यहां पर कोई आवेश है Q, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, जब कोई आवेश, जब कोई क्या आवेश इस B चुंबकीय क्षेत्र में, कौन से B चुंबकीय क्षेत्र में कोई वेग से गति करता है, किसी वेग से क्या, कोई भी वेग से क्या करता है? गति करता है। मैंने कहा यदि कोई स्थिर आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब ये आवेश है और इधर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में क्या कर रहा है? बी वेग से गति कर रहा है, तो उस पर एक बल लगता है ऊपर की ओर, उस बल का नाम क्या होता है? एफ, और इस बल को क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं। बात को सुनना, मैंने क्या बोला, मतलब ऊपर की दिशा में लग रहा है, इसका मतलब जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा? लंबवत बल लगेगा। कैसा लगेगा? लंबवत। इधर 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? तो मैंने क्या बोला, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक निश्चित वेग से गति करता है, तो उस पर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को कहते हैं, तो आप बोलोगे उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज। पहले इसकी परिभाषा ही लिखो आप, वरना दिक्कत करोगे। मैंने क्या बोला, जब कोई आवेश, कोई क्या आवेश एक निश्चित वेग से, एक निश्चित वेग से, मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक निश्चित वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, गति करता है, तो उस पर एक लंबवत बल लगता है, बल लगता है, जिसे, अब घबराना मत, तुम, मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूं वो याद रख लेना ना, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका मतलब लॉरेंज भी एक बल है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या होता है ये? तो मैं ये लिख दो शॉर्ट में, F बराबर क्यू बी बी होता है, ये बल है। आपको ये याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कभी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, याद रखना दोस्तों। आप ये मत देखो बड़ी चीज कितनी है, आप उसमें से छोटी चीज उठाओ। मैंने कहा कोई भी याद नहीं रहा, परिभाषा भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ भूल गए, नहीं रहा, तुम इतना सा दिमाग में बैठा लेना एग्जाम में कि कोई पूछ ले कि इनमें से लॉरेंज बल कौन सा है, आपको 4 समीकरण देगा दोस्तों, तो आप याद रखो F बराबर क्यू बी बी है।
Q क्या है? तो आप सबको पता है यहां पर Q क्या है? आवेश। V क्या है? आवेश मतलब चार्ज, वेलोसिटी मतलब वेग है, और V क्या है? दूसरा V क्या है? तो उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? बस ये याद रख लेना। मैंने क्या बोला कि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लॉरेंज बल क्या है, तो F बराबर QBB होता है। इस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। ऐसा होता है दोस्तों, कंपटीशन लाइन में, अच्छी कंपटीशन लाइन का पूछा गया क्वेश्चन है लॉरेंज बल। इसलिए कभी ऐसा हो जाए कि रेलवे में पूछ लिया जाए कि लॉरेंज बल क्या होता है। अब मेरे दोस्त आप पूछोगे सर मैं क्या बोल रहा हूं, तुम तो कुछ भी मत याद रखो। याद रह जाती है परिभाषा, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी रहती है तो परिभाषा नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। तुमसे इतना सा पूछ लेगा इनमें से लॉरेंज बल कौन सा है, तो F बराबर QBB है। ये बल कौन सा बल होता है? लॉरेंज बल होता है। और दोस्तों एक बात बता दूं, अभी मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लिखा था, आपको पता हो न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। वो आया कैसे था? अब देखो वो आया कैसा था, मैं बताता हूं। ये दिख रहा है आपको? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? V बराबर F बटे QB लिख सकता हूं। F आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। अभी तो बल वगैरह पढ़ाऊंगा, सब याद रह जाएंगे जब एक एक चीज धीरे धीरे पढ़ोगे। सीधी चीजें तो आएंगी, अब टफ चीजें तो पढ़ ली आपने। Q क्या है? कूलाम है, इनटू वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो इधर देखो, न्यूटन की जगह न्यूटन ही लिखा मैंने, लेकिन कूलाम इंटू मीटर प्रति सेकंड, इस सेकंड को इस कूलाम के नीचे ले आया मैं, यहां से हटा दिया। लो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। लेकिन आपको पता है कि I बराबर Q अपॉन T होता है। Q क्या है? कूलाम। T क्या है? सेकंड। इस कूलाम बटे सेकंड को क्या बोलोगे? धारा बोलोगे, एम्पियर इंटू मीटर आएगा। देखो कहां से आया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो सुन लो आप। मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी आपने ये पढ़ा था क्या? ये लो, ये पढ़ा था, और मैंने कहा था कुछ लोगों के दिमाग में हो कि सर न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर कहां से आया? कहां से आया? तो अब देख लो, ये जो आया न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, वो इस जगह से आया था, इस जगह से ऐसे निकाल के। इसीलिए क्या बोला? भूल जाओ, इसलिए बोलने के लिए बोला। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लड़के दिमाग में सर ये तो रटा दिया। आप रटो ही जब मैं रटने की बोल रहा हूं। इसका मतलब अब तुम क्या करोगे? तुम ऐसे एग्जाम में निकाल लोगे। इस बात का तुम्हारी बस की बात नहीं है कि ये फॉर्मूला याद रखो फिर उसके बाद इसको निकालो। आपका निकाल लोगे वो अलग बात है कि ये फॉर्मूला याद रहे तो निकाल लें, लेकिन मैं जब ये कह रहा हूं ना तुमसे कि तुम रट लो, तो वहां तुम इस बात को रट ही लेना कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर भी होता है। क्लियर? तो कभी भी पूछा जाए, आपको मैंने एक पॉइंट और बता दिया, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि लॉरेंज बल क्या होता है, तो F बराबर QBB होता है। क्लियर? अगली बात सुनो। लॉरेंज बल के बाद एक बात अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और मैं 3 नियमों को एक साथ लिख रहा हूं आपको। और मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से हेडिंग डाल दी इन तीनों नियमों को, क्योंकि ये अलग अलग जगह थे, अलग अलग जगह पढ़ते तो आप उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते। मैंने एक जगह लिखवा दिया। और रेलवे का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली साल भी पूछा गया और इस साल भी पूछेगा, एलडीसी में भी पूछा गया। और क्या क्वेश्चन है? मैं यहां पहला नियम लिख रहा हूं, सबसे फर्स्ट। और सबसे पहले महत्वपूर्ण नियमों में चुंबक में एक नियम आता है, कभी सुना हो आपने, और उस नियम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम, रूल। चलो क्लियर? क्या पूछेगा एग्जाम में? बहुत सिंपल चीज पूछता है, लेकिन तुम क्या है, तुमको ये पता नहीं चल पाता क्या तो पूछेगा और हमको क्या आंसर देना है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इस नियम से क्या ज्ञात किया गया, तो आप बोलोगे इस नियम से, कौन से नियम से? दक्षिण हस्त नियम से या दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया गया? तो इस नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की गई। एग्जाम का केवल इतना सा क्वेश्चन बनता है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात की गई? तो आप बोलोगे दिशा ज्ञात की गई। कंप्लीट है मेरी बात? कभी आपसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की गई नहीं, या अपना खुद का दिमाग लगाने लगे किया गया तुमसे, तो यह पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई गई। मैं तुमको बार बार यह कहता हूं, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कैसे आंसर देना है। अगर समझोगे नहीं, एक कल से बता रहा हूं, घबराओ मत, आराम से हो जाएगा। 20 को हो जाएगा, 21 को हो जाएगा, 22 को। दूसरी बात, एक मुझे कल एक अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज लगा, वो घास काट रहे हैं, बहुत बढ़िया।
अगर घास काट ही रहे तो बेटा तू मान ही ले, फिर काट ही रहे। समझ में आ रही है ना? इससे ज्यादा मेरी बस की बात नहीं है। वो वाली बात हो गई कि ज्यादा तुमको, मैंने कहा मुझे इस बात से सख्त नफरत है, तुम्हें घास काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, वो तुम घास ही काटते रहोगे। अगर मुझसे पूछा तुमको कितना भी अच्छा पढ़ा लो, हाँ कुछ लोगों का क्या मतलब है, उस लोगों का मतलब यह है कि आराम से, मतलब तुम 28 का ध्यान ही मत दो, चलाते रहो। तो ये तो आपको भी पता था कि दिसंबर में तो वैसे भी बैच पूरा होता ही है, ठीक है। 1.5 घंटे शाम को बढ़ा दिए, तो क्या दिसंबर से आगे क्लास नहीं जा रही थी? थोड़ा दिमाग, कॉमन सेंस यूज लेके देखा करो अपना। दिसंबर से आगे बैच जाता क्या? वैसे भी नहीं जाता बैच तो। ये तो मैं पहले ही दिमाग में लगा के बैठा था, बार बार कह रहा था 15 दिसंबर हो जाए तो एक शाम को और करना पड़ेगा टाइम। तो इवनिंग में टाइम केमिस्ट्री का कर रहे हैं, इसलिए जो टाइम जितना लग रहा है ना उससे ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। अब आप 2 दिन से देख लो, क्या जल्दीबाजी कर दी, क्या तेजी पढ़ाया जा रहा है तुमको। हाँ, अब तुम चाहते हो कभी कभी तुम्हारी चीज नहीं पढ़ाई हो तो भाई तुम पढ़ लो। जितना मुझे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक में है ना, उठा के देखो। तुम्हारा तो क्या है, तुम कहीं से भी उठा के लेके आ जाओगे। पूरी साइंस का मैंने ठेका नहीं लिया है तुम्हारा, समझ लो मेरी बात। कि तुम सोचो कि इसमें पूरी साइंस दुनिया भर की भी 11 12 की जो भी साइंस है वो पढ़ा दो। एग्जाम में जो आता है, जो एनसीईआरटी की बुक है, सिलेबस उठाओ, उसके हिसाब से एनसीईआरटी की बुक का एक एक पॉइंट करा रहा हूं, और उठा के देख लेना, कोई कराएगा नहीं। मैं ये मत लिखा करो घास काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, ये तुम्हारी ऐसे है, ठीक है। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो पढ़ाई। अगर बात करो, वो घास काटना इसलिए हो रहा है बस, तुमको चीज को दिमाग में रखो। मैंने क्या बोला, क्या ज्ञात किया गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की गई, ठीक है ना। तो मैंने यही कहा, इसमें कुछ नहीं करना है कि दाएं हाथ का अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा। मैं ये लिख दूं इस बात को, तुम्हारे दिमाग में रहे। तुमको तो इतना सा याद रखना है बस, लेकिन मैं फिर भी लिख दूं, दाएं हाथ का क्या अंगूठा किसकी दिशा? धारा की दिशा। और अंगुलियां किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बातें नहीं पूछेगा कौन किसकी दिशा बताता है, लेकिन आपको ये बता देना है, कभी एग्जाम में ऐसा हो जाए, मैंने तो इसलिए बोला कि कभी पूछ लिया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा और उंगलियां किसकी दिशा बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, कंप्लीट करो जल्दी। हाँ चलो चलो, कोई कह रहे हैं बफरिंग हो गई थी। अब मैं आपको दोबारा इस बात को समझा दूं। क्या किस समय मैंने कहा कौन सा नियम? दक्षिण हस्त नियम। आपको राइट हैंड नियम में आपको इतना सा याद रखना है कि इस नियम से क्या ज्ञात किया गया, तो आप बोलोगे इस नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की गई। मैं फिर बोल रहा हूं, कभी भी एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण हस्त नियम से राइट हैंड से क्या ज्ञात किया गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आप पूछोगे सर कैसे याद की गई? तो अब मैं तुमको समझाने के लिए बात बोल रहा हूं। जैसे ये कोई वायर है, इधर देखो ये वायर है, ये समझ लो आप, तो ये वायर है, ठीक है। इसमें धारा जा रही है ऊपर की ओर, कितनी? ये देखो, ये धारा बोल रहा हूं आई जा रही है। कितनी जा रही है? आई। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता चलेगा? अब इधर देख लो पेन को, धारा ऊपर जा रही है। मैंने कहा कि राइट हैंड नियम का मतलब है ये आपका दायां हाथ है, इसका जो अंगूठा है ना इसमें, ये बताता है धारा की दिशा। इस पेन में धारा ऊपर, पेन नहीं है ये, मैं एक वायर मान रहा हूं, तार मान रहा हूं, जो चालक है, धारा प्रवाहित हो सकती है उसमें। धारा ऊपर जा रही है तो मैंने अंगूठा किधर रखा? ऊपर की ओर। तो उंगलियां या अंगुलियां किधर मुड़ी? अंदर की साइड मुड़ी। तो कहने का मतलब यह था कि जिधर की साइड उंगलियां मुड़ रही हैं दोस्तों, उधर की साइड क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो ये दिशा में होगा, इसका मतलब कैसा होगा? एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अगर पूछे ये कोई वायर है, ठीक है, और इसी वायर में ये दूसरा बना रखा है, इधर धारा किधर जा रही है? नीचे। तो मैंने अंगूठा क्या रखा? नीचे। अब उंगलियां देखो किधर आ रही हैं? बाहर की ओर। इधर आ रही है बाहर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की दिशा में। क्लियर? तो ये बात सुन लो, कभी कोई प्रैक्टिकल रूप में कोई सवाल पूछा जाए तो दिमाग कंफ्यूज मत होना। समझ में आ रही है? ये कहे तो इस बात को याद रखना। वैसे 90% यही पूछेगा कि इस नियम से क्या ज्ञात किया गया, तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यह नियम आपकी 10th क्लास की बुक में भी दे रखा है और आपको क्लियर रूप से पता होना चाहिए। कभी कभी प्रैक्टिकल रूप में भी पूछ ले तो आप, मैंने क्लियर रूप से एक एक बात बता दी है। अब मैं एक बात और अब पूछता हूं आपसे, ठीक है। क्या मुझे आप यह बता सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का कोई और भी नियम है क्या? जल्दी आंसर दो।
हाँ यार, वो करेंगे अभी 1-2 दिन। वो टेक्निकल टीम का जो मेन मुद्दा वो नहीं आ पा रहा है, तो वो ध्यान रख लो, है ना। जल्दी करो आप। अब तो कंप्लीट कर दिया ना। हाँ हाँ, एक ने लिखा है बेरोजगार प्राणी, तो बस मेरी बात बहुत जल्दी समझता है। तो स्क्रू नियम, वेरी गुड। और बोलो राहुल, मैक्सवेल क्राक स्क्रू नियम, बिल्कुल इसने पूरी तरीके से। गणेश, ठीक है। फेराडे का, अरे वेरी गुड। दीपक सेन तो अलग ही चल रहा है, फेराडे पे आ गया। लेफ्ट हैंड रूट तो मैंने ऐसे बताओ, है ना, फ्लेमिंग। हाँ देखो सुनो, आप अलग पहुंच गए। अब मेरी बात को सुनो। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये 10th क्लास की बुक में नहीं है अब, लेकिन किंतु मगर परंतु आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। ये 11th क्लास की बुक में है ना। क्या क्या बात? अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए 2 नियम भी होते हैं। कौन कौन से? एक तो नियम होता है स्क्रू नियम, जो बेरोजगार प्राणी ने लिखा है, स्क्रू नियम। स्क्रू नियम बोल दो, या इसको बोलते हैं पेच नियम। और एक क्या बोलते हैं इस स्क्रू नियम के बाद, एक और होता है, और वो होता है एम्पियर का, अब नई चीज बता देता हूं, एम्पियर का तैरने का नियम। तैरने का नियम, एम्पियर ने तैरने का नियम बताया था कि आप जिस तरीके से आप सामने तैर रहे हो, तो ये आपकी धारा की दिशा बता रहा है। लेकिन आपके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस तरीके से विस्थापित हो जाता है, एन सीधा इधर हो जाता है। ये कोई इस तरह से मान लो, ये कोई इस तरीके से है चुंबक का, ये एन है और ये एस, इधर धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो आप जब तैरते हो तो ये जो एन सिरा ये इधर की ओर, और ये नीचे वाला इधर की ओर विस्थापित हो जाता है, एस सिरा। ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता रहा था दिशा। लेकिन तुमको कोई याद नहीं रखने ना तुमको। स्क्रू नियम में भी ये होता है, जो पेच है ना, ये कोई स्क्रू है, इस पेच को आप कस रहे हो तो अंदर जा रहा है, तो जो अंदर जा रहा है वो क्या बता रहा है, धारा की दिशा। तो अंदर जा रहा है तो उस स्थिति में आप पेच को इस तरीके से कस रहे हो। जब धारा अंदर की ओर जा रही है, इस तरीके से तार में इधर की साइड धारा जा रही है, तब पेच आप ऐसे कस रहे हो तो इधर की साइड चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन जब धारा बाहर की ओर आए तो आप देखो, बाहर आएगी तो आप क्या करोगे, बाहर की ओर आएगी। अब बाहर आ रहा है पेच, उस स्थिति में इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये स्क्रू नियम और ये है, कोई नहीं रखने, क्योंकि इससे आपको पूछने पे नहीं आएगा। आप ये पूछेगा किधर कस रहे हैं या नहीं, कोई प्रैक्टिकली बात है। तुम तो क्या याद रखना है, इन 2 नियमों से भी क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। आप पूछोगे सर ये लिखवाए क्यों? अब मैं बताता हूं इंपॉर्टेंस क्यों लिखवाए थे। कभी क्या होता है एग्जाम में, एक से दूसरा टच तो कर जाता है ना। एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का इनमें से कौन सा नियम है या नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर स्क्रू नियम भी हो, एम्पियर का तैरने का नियम भी हो, दक्षिण हस्त नियम हो और उपरोक्त सभी हो आंसर, तो आंसर क्या दोगे, उपरोक्त सभी दोगे। क्लियर है दोस्तों? मेरी बात गौर करके सुनो। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलते हो ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन से ज्यादा जितने क्वेश्चन आपको बनते नहीं उतने तो मैं टॉपिक के साथ करा देता हूं आपको, ये बात याद रख लेना। अब तो अपन ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, लास्ट स्थिति में, शुरू से बताते आ रहा हूं मैं आपको। एक एक क्वेश्चन के 4-4 तरीके से ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, बशर्ते एग्जाम में जाना और पेपर को देखना। मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर बोलेगा तुमसे कि तुम मेरे भाई कर मुझे, और करो ही नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच लेना अपने हिसाब से। तो मैंने बोला 3 नियम हो गए, एक दक्षिण हस्त नियम जो क्लियर रूप से बता दिया, लेकिन स्क्रू नियम और एम्पियर के तैरने के नियम से भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब इधर आ जाओ। हाँ, 2 नियम और बोल रहा हूं, कौन कौन सा सुनना। एक नियम यह भी आता है, दूसरा एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो वो राइट हैंड था, तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। और ये फ्लेमिंग ऐसा वैज्ञानिक था, इसने दोनों ही नियम दिए थे, बाएं हाथ का नियम भी दिया था और दाएं हाथ का नियम। वो क्या था, केवल दक्षिण हस्त नियम था पहला। ये दिमाग को बैठा के रखा करो बात को। वो दक्षिण हस्त था, वो फ्लेमिंग ने नहीं दिया था, वो सिंपल दक्षिण हस्त नियम था। और फ्लेमिंग का अलग है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का बोलेगा या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का बोलेगा, ठीक है, वो हाथ को सुनना। फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम, इस बाएं हाथ को अगर बाम हस्त भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे लिख देगा बाम हस्त नियम, ठीक है, या लेफ्ट हैंड का नियम, किसका, फ्लेमिंग का, क्या होता है। तो अब मैं इसके बारे में सुन लो क्या हुआ इससे। अगर पहला क्वेश्चन इस नियम से क्या ज्ञात किया गया, तो आप बोलोगे इस नियम से
कुंडली पर, कुंडली किसको बोलते हैं? आर्मेचर। कहां आएगी? जब मैं जनरेटर पढ़ाऊंगा, मोटर पढ़ाऊंगा, तब आपको इस बात नियम को बताऊंगा भी ये नियम कहां यूज आएगा। अभी तो क्वेश्चन आएंगे भी कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस में उपयोग होता है। तो इस नियम से कुंडली पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात की गई, बल की दिशा ज्ञात की गई। ठीक है ना? सॉरी, अगर पूछा जाए, मेरी बात को मैं फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं, आपको यह याद रखना है केवल कि आपसे पूछा जाए कि आर्मेचर पर या कुंडली पर या बल की दिशा भी कह दे आपसे डायरेक्ट, किससे ज्ञात की गई? तो आप बोलोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। कौन से? बाएं हाथ। तो आपसे पूछा जाए कि किसी कुंडली पर आरोपित बल या बल की दिशा को किस नियम से ज्ञात किया जाता है, तो आप बोलोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। कैसे? अगर मैं बात करूं क्या है मतलब इसका तरीका, देखो सुनो। पहली बात तो ये दायां हाथ है, ये कौन सा? बायां हाथ है। मैं लेफ्ट हैंड, तो हाथ कौन सा लिया? बायां। इसमें ये 3 उंगलियां हैं, देख लो, कंप्लीट है। ये क्या होती है? मध्यमा। मध्यमा क्यों बोला है? देखो सुनो, इस उंगली को आप देखना, ये 5, 1 2 3 4 5 ही गिन रहा हूं मैं ना, ये मत कहना ये अंगूठा है, मैं तो इन 5 में बोल रहा हूं। इन 5 में बीच वाली कौन सी है? ये है। क्लियर? तो इसको क्या बोला है? मध्यमा। ये क्या है? अंगूठा। तो फिर ये क्या होगी? तो इसका नाम होता है तर्जनी। इसको मैंने ऐसे क्यों बोला? मध्यमा रह जाएगा याद, अंगूठा। तो इसका मतलब समझ लेना, अगर मध्यमा पता है, अंगूठा पता है, तो ये बीच की उंगली होगी ना, ये उंगली का नाम भूल भी जाओ तो ऑप्शन में देख लेना क्या होगी? तर्जनी होगी। क्या होगी? तर्जनी। तो क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है? जो बायां हाथ है, अरे कौन सा हाथ है? बाएं हाथ। इसका क्या क्या मैंने बोला? एक तो मैंने बोला तर्जनी, और एक क्या बोली मैंने? मध्यमा। और आप बोलोगे एक क्या बोला? तो आप बोलोगे अंगूठा। तीनों लिख दिए। तो क्या बोलोगे आप? तर्जनी क्या बताती है? तो आप बोलोगे ये जो तर्जनी उंगली होती है ना, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। मध्यमा क्या बताती है? तो आप बोलोगे ये बताएगी धारा की दिशा। और अंगूठा क्या बताता है? तो ये बताएगा बल की दिशा। ठीक है। कैसे? ये 2 तो पता होते हैं उसमें, और तीसरा हमको ये निकालना होता है। कैसे? अब मेरी बात को सुनो, ये है इस तरीके से। अगर कोई आर्मेचर है, मैं समझाने के लिए चलो तुमको बता ही देता हूं, मैं वैसे बताऊंगा वहां जब मोटर होगी, मोटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये नियम मोटर में ही काम करता है ना। सुनो, ये कोई कुंडली है, बीच में ये आर्मेचर है। ठीक है। इसमें प्रवाहित हो रही है क्या? धारा आई। ये चुंबक किस सिरे हैं? एन और एस। तो चुंबकीय बल रेखा है किधर चलेगी? एन से एस, इधर ही चलेंगी भाई। ठीक हो, इधर की साइड। तो इधर देखो, मैंने क्या बोला? ये कुंडली है। कुंडली का मतलब समझो आप, इस तरीके से ये कुंडली है जो ऐसे घूमेगी। कुंडली का मोटर देखा है? मोटर किसमें? जो पंखा होता है, पंखे में मोटर है, शाफ्ट होती है, वो घूमती है। तो आपने कभी भी इनकी मोटर खोलोगे तो चुंबक जरूर मिलती है इनमें, आपने देखा होगा। ठीक है। अब मेरी बात को गौर करके सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा कि इस कुंडली पर मैं मोटर पढ़ाऊंगा, जब डिटेल से बताऊंगा, अभी मैं सिंपल रूप से बता रहा हूं। इसमें धारा किधर प्रवाहित? ये कुंडली है ए बी सी और डी, ये आर्मेचर हो गई। ये ए और बी की बात कर रहा हूं। इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रही है? आई की ओर, सॉरी ऊपर की ओर। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किधर चल रहा है? एन से एस। अब देखो सुनो, मैंने क्या बोला? ये बायां हाथ है, इसका कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चल रहा है ना सही? हाँ, ठीक है ना? हाँ भाई, अरे गूगल छोड़ो, ये प्रैक्टिकली समझो मेरी बात को। इधर देखो, ये क्या है? मध्यमा। ये क्या है? तर्जनी। और ये देखो उंगली वाली, ये क्या है? अंगूठा। मैंने कहा था आपको ये मध्यमा उंगली है। आप देखो, आप मध्यमा, मैंने कहा था कि ये धारा की दिशा बताती है। तर्जनी क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की। और ये अंगूठा क्या बताएगा? ये बल की दिशा बताएगा कि बल अंदर लग रहा है या बाहर लग रहा है। कैसे? देखो सुनो, ये कुंडली देखो, इस ए और बी में देखो धारा किधर जा रही है? ऊपर। तो देखो मध्यमा धारा की दिशा बताती है, तो देखो मैंने ऊपर कर रखा है। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखो, हमेशा उंगलियों को ऐसे रखना है, एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो, ये मध्यमा धारा तो ऊपर बता रखी है। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, देखो
एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बता रही है। तो इसका मतलब अब अंगूठा किधर जा रहा है, आपने देखा होगा अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब देखो ये कुंडली है ना, ये इस तरीके से घूमी अंदर की ओर। क्लियर? फिर क्या होगा, जब ये एक चक्कर लगा लेगी दोस्तों, तो जो ए से बी वाला सिरा इधर था वो इधर नहीं होगा, क्या होगा भाई दोस्तों? क्लियर होगा, ये इधर हो गया। और जिसमें धारा, इस सिरे की बात कर रहा हूं, देखो इस सिरे में जिसमें ऊपर धारा बह रही थी, उसमें धारा किधर जा रही थी? ऊपर। वो किधर जाएगी? नीचे। और जब धारा नीचे जाएगी ना इस सिरे के अंदर, ये सिरा इधर आ जाएगा, धारा किधर जाएगी? नीचे। चुंबकीय क्षेत्र तो वही रहेगा एन से एस की ओर, तो बल किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। और देखो ये कोई कुंडली है, एक बार अंदर लगा और जब दोबारा बाहर लगेगा तभी तो क्या चक्कर होगा? एक चक्कर पूरा होगा। तो ये बल अंदर लगेगा या बाहर लगेगा, इसका पता किस नियम से चलेगा? तो आप बोलोगे इसी का नियम, इसका पता ही है ना जो चलेगा किस नियम से? तो आप बोलोगे इस नियम, इसका पता चलेगा फ्लेमिंग के कौन से नियम से? बाएं हाथ के नियम से। क्लियर? जब मोटर पढ़ाऊंगा तब मैं और एक बार बता दूंगा। अभी मुझसे पूछा जाए एग्जाम में, देखो ना तुमको वहां उंगलियां चलानी है ना तुमसे पूछने वाला है, समझ में आया? कोई प्रैक्टिकल थोड़ी करा रहा है दोस्तों, बात को समझ लो। आप तो याद रख लेना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया गया? आरोपित बल की दिशा। इसमें अंगूठा बल की दिशा बताएगा, मध्यमा धारा की दिशा, और तर्जनी क्या बताती है बाएं हाथ की? तो आप बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र। मैं ये इसलिए लिख दी तीन चीज, कोई अच्छा क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए ना तो ये पूछ लेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में से इनमें से कौन सा है जो आरोपित बल की दिशा बताता है? ऑप्शन में दे दे तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तो आप बोलोगे अंगूठा बताती है बल की दिशा। कभी ऐसा हो जाए तो याद रखना, और कोई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगला आ जाओ। ठीक है, अगली बात सुनो। मोटर और जनरेटर में अलग से पढ़ाऊंगा आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था, तो इसका मतलब एक और नियम दिया फ्लेमिंग ने, और वो था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। दाएं हाथ में क्या था? इस नियम से क्या किया गया? वही दायां हाथ बोलो या दक्षिण हस्त नियम बोलो, फ्लेमिंग का बात एक ही होगी ना। हाँ, गलती तो नहीं करोगे? तो आप बोलोगे इस नियम से कुंडली मतलब वही आर्मेचर, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को, प्रेरित बोलो या सिंपल रूप से धारा, प्रेरित कुछ भी नहीं है, प्रेरित का मतलब है वो धारा आपको प्राप्त हुई है, इसलिए उसको प्रेरित बोला। प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात किया गया। क्या याद रखना है तुमको? केवल इतना सा, क्या ज्ञात किया गया? प्रेरित धारा की दिशा। मैं फिर बोल रहा हूं, याद रखना, प्रेरित धारा बोल सके या सिंपल में धारा बोल सकते, लेकिन अब की बार कौन सा नियम है? दाएं हाथ। ये किसमें काम करेगा? देखो सुनो, ये वाला जो नियम था ना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, मैं इस बात को यहां लिख भी दूं और मैं दोबारा भी लिखवाऊंगा। ये नियम किसमें काम आता है? तो ये नियम विद्युत मोटर में उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नियमों के बारे में एग्जाम में पूछेगा। विद्युत मोटर में उपयोग होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा आपकी विद्युत मोटर में किस नियम का उपयोग होता है, तो आप बोलोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। देख लो, मोटर में सोच भी लो आप। एक बात सुनो, मोटर में कहां मोटर लगी होती है? मोटर लगी होती है पंखे के अंदर, कूलर के अंदर। आपको पता है चुंबक उसके अंदर है, तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां रहेगा? बिल्कुल रहेगा एन से एस की ओर। वो वहां दिया हुआ है। आपने प्लग चला दिया तो धारा भी जा रही है, उसकी दिशा भी उसके पास है। अब बल की दिशा, बल किधर लग रहा है? तो बल की दिशा, बल, क्योंकि पंखा मोटर से क्या घूमेगा? पंखा घूम रहा है, कूलर की मोटर घूम रही है, कोई भी चीज घुमा रहे हो आप, मोटर घुमाने के लिए काम में ले रहे हो, तो घुमाने का मतलब उस पर क्या लग रहा है? बल। इसलिए याद रखना कि बाएं हाथ का नियम किसमें उपयोग करते हैं? विद्युत मोटर में। और इसको किसमें उपयोग करते हैं? तो आप बोलोगे इसका उपयोग होता है विद्युत जनित्र के अंदर। आप पूछोगे सीधी चीज है मेरे दोस्त, बिल्कुल सीधी चीज है, लेकिन इसमें गलती क्या होगी मैं बताता हूं आपको। गलती इसमें यह होती है दोस्तों कि आपको यह तो याद रह जाता है कि कौन सा नियम क्या बताता है, लेकिन एग्जाम तक ये चीजें ओवरलैपिंग होना चालू होती है। मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, मैं ये गलतियां भी बताता हूं कहां कहां करोगे। अभी तो आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, एक एक साथ में पढ़ रहे हो, याद रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने कोई अपने दिमाग से इस बात को याद रख के नहीं रखा ना, तो जब तक एग्जाम में अगर हवा में पढ़ के चले गए तो एग्जाम में आएगा ना तो तुमसे पूछेगा प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की गई। तुमको तो पता है कि सर ने पढ़ाया भी था, मुझे पता भी है, लेकिन ऑप्शन में दो घूमेंगे,
फ्लेमिंग का बाएं हाथ भी आएगा, दाएं हाथ। अब ध्यान रखना किस नियम से, तो दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा फ्लेमिंग के, और बाएं हाथ के नियम से किससे, बल की दिशा ज्ञात की गई। ये दिक्कत आएगी। बाएं हाथ का नियम किसमें उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे बाएं हाथ का उपयोग विद्युत मोटर में होता है, जबकि जनित्र में कौन सा होता है, तो दाएं हाथ का नियम उपयोग में होता है। क्लियर। हाँ, फिर सुनो, यहां भी सेम स्थिति है। देखो सुनो, यह हाथ कौन सा लिया, फ्लेमिंग का दायां हाथ। इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि जो अंगूठा है ना, वो अंगूठा बताता है चालक की गति, या चालक यहां पर क्या थी, कुंडली थी, कुंडली की गति बताता है। ठीक है। तर्जनी उंगली यहां भी रहेगी, वो किसकी दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र। सेम स्थिति है। देखो, चालक की गति का मतलब भी बल ही है एक तरह से, और मध्यमा क्या बताएगी, ये ध्यान रख लेना, ये बताती है प्रेरित धारा की दिशा, कि धारा किधर जाएगी, ऊपर के नीचे। मैं देखो आपको एक शॉर्ट में एक बात बताता हूं। ठीक है। कौन सा पहले हाथ बोलो, दायां, ये दायां। वही 3 उंगलियां इस तरीके से रख ली आपने। ये मध्यमा हो गई, ये तर्जनी हो गई, या अंगूठा। मैंने कहा अंगूठा बताएगा चालक की गति। चालक क्या है, कुंडली, कि बल अंदर लग रहा है या बाहर। ये मध्यमा क्या बताएगी, एक एक उंगली को देखो, ये मध्यमा क्या बताएगी, तो ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वाली तर्जनी बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बीच वाली मध्यमा होगी, ये बताएगी धारा की दिशा। अब देखो एक बात सुनो, क्या बोला मैंने कहा उपयोग किसमें होता है, जनरेटर। अब जनरेटर में देखो, आपने कुंडली घुमाई, पहले वाले जनरेटर की बात करो, आप जनरेटर घुमाते थे हैंडल, तो इसका मतलब आपको बल पता है कि बल आगे लग रहा है पीछे, तो क्लियर है, ये बल है। एक तरह से बल आगे की ओर लग रहा है। ठीक है, यूं जा रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, ये समझ लो आप। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र फिक्स रहेगा, वही एन से एस की ओर इधर ही लग रहा है, ये समझ लो। तो धारा किधर जाएगी, ऊपर होगी। ठीक है। इस पर देखो बल लगेगा, इस सिरे पर देखो, या सिरा देखो, मैं आपको क्या लूं, ऐसी चीज लूं जिससे आपको पता चले। ये देखो, ये मोबाइल है ना। अगर इस मोबाइल की बात करूं तो जब ये कुंडली थी मोबाइल, है ना, तो जब एक बार बल लगा, अगर मैं कहूं बाहर की ओर बल लगा, ये लग गया। ये वाला सिरा देखो, ये वाला सिरा इधर आ गया घूम के, और जब पूरा चक्कर लगाएगा तो फिर पहले इधर की साइड, फिर जाके इधर आएगा, तभी तो एक चक्कर होगा पूरा। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, एक बार धारा की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, एक बार क्या होगी, नीचे। जब बल इधर लग रहा है बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो धारा किधर है, ऊपर। और जब बल कहां लगेगा, अंदर, चुंबकीय क्षेत्र तो वही रहेगा, तो धारा किधर रहेगी, नीचे। लेकिन जब जनरेटर पढ़ाऊंगा तब मैं और इसको बता दूंगा। अभी आप इतना सा याद रख लेना दोस्तों, तुमसे कोई पूछे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया गया, तो आप बोलोगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात किया गया। और कौन सा क्या बताता है, ये मैंने क्लियर कर दिया कि यहां कौन क्या बताएगा। यहां अंगूठा कुंडली की गति या उस पर लगने वाले बल को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा। लेकिन हाथ कौन सा लेना है, दायां। तो ये 3 नियम है दोस्तों, याद रखना। आज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पढ़ाए गए हैं आपको दोस्तों। मैं देख लूं एक बार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लो दोस्तों, ये काम की बातें मैंने आपको बता दी, इतना आपको पता होना चाहिए। कल मैं आपको चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताऊंगा एग्जाम के लिए, मोटर के, जनित्र के बारे में, इनके बारे में कल डिटेल से बात करके, और मेरे हिसाब से कल ये टॉपिक आपका क्या होगा, चुंबक वाला कंप्लीट होगा। फिर मैं नया टॉपिक ध्वनि चालू करूंगा, साउंड, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना। मेन टॉपिक आपके हो रहे हैं, तो जितना आप साथ में पढ़ते जा। ये एक और सुन लो मेरी बात, अच्छे क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, प्रकाश और धारा में से आएंगे। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र, इसमें से मात्रक ज्यादातर पूछे जाएगा, ये नियम पूछेगा, या मोटर और जनित्र या में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको बता दूंगा कल, ये ध्यान रख लो क्या क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें जल्दी से किसी के समझ में भी नहीं आती दोस्तों। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर कोई रटने की कोशिश करे तो रटने से कोई भी समझ नहीं सकता इनको, या गारंटी मान लेना फिजिक्स में। तो साथ साथ पढ़ते रहो। और आज इवनिंग में भी तुम्हारी क्लास होगी 5 बजे, केमिस्ट्री लेके आ रहा हूं मैं। 5 बजे से आपको केमिस्ट्री चालू करेंगे। वो चीजें केमिस्ट्री में चालू करूंगा पहले, वहां भी मैं बात जो समझने वाली होगी, या ऐसे
जिनको तुम है सीधी चीज, लेकिन तुम गलतियां कितनी करते हो, वो मैं आपको केमिस्ट्री में बात करूंगा डिटेल से, और वही बात करेंगे जो सिलेबस में है। अभी पेपर लग रहे हैं दिल्ली पुलिस, कोई भी पेपर लग रहा है, आप देखो सिलेबस में से पेपर आ रहा है, एनसीईआरटी की बुक में से कहीं से आ ही नहीं रहा। आप क्या करते हो कि मार्केट की बुकों को पढ़ना, जो जिनकी मर्जी चलती है जहां से, अब तो क्या कर रहे हैं, मार्केट की बुकों में आपने एक बात गौर करके देखी है ना, वो भी एक बात लिख देते हैं, एनसीईआरटी पर आधारित बुक। क्यों जोर दे रहे हैं, जब वही इस बात को लिख रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित है, तो तुम पर जब एनसीईआरटी की बुक ही क्यों नहीं पढ़ते हो, मुझसे पूछा जाए तो मैं एक एक चीज के बारे में डिटेल से आपको बात कर रहा हूं। तो शाम को 5 बजे केमिस्ट्री में शुरू से टॉपिक स्टार्ट होगा, तो शुरू से जुड़ने की कोशिश करना, गैप मत दीजिए और साथ साथ में पढ़ते चलिए, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।